महाराष्ट्र में पिछले 8 दिनों से उलझी एक पहेली सुलझ चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख फाइनल हो चुकी है, लेकिन अब भी पेच शपथ लेने वाले उस चेहरे पर फंसा है जिसे महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठाया जाएगा, क्योंकि महायुति में कुछ मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। एकनाथ शिंदे की शर्तों के मुताबिक गृह विभाग चाहते हैं, साथ ही शिंदे के 12 मंत्री पद की डिमांड भी सामने आ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर पुराना फॉर्मूला लागू करने की बात भी चल रही है। चूंकि बात मंत्रालय पर फंसी है, तो बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शपथ ग्रहण समारोह की तारीख फाइनल कर दी। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस फैसले को एकनाथ शिंदे के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना है या नहीं, इस बारे में जल्द निर्णय ले। हालांकि इन संभावनाओं के बीच शिवसेना ने भी अपनी बात बीजेपी हाईकमान के सामने रख दी। अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो बट नेचुरल है, होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। और जैसे लास्ट टाइम सीएम एकनाथ शिंदे साहब थे तो होम मिनिस्टर ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो वैसे इंटरचेंज तो होते रहते और वो करना भी चाहिए। महायुति में उथल पुथल के बीच महाविकास अघाड़ी ने राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। संजय राउत ने कहा, 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार दावा नहीं कर पाई। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, इतना यहाँ मेस हो चुका है, तो ये गलत बात है। लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। अभी थोड़ा देर हुई बात सही है, माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज हुई बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है ये निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है। सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि इतने बड़े बहुमत के बाद महायुति सरकार अभी तक नहीं बनी है। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन घोषित करने की मांग होने लगी। महाराष्ट्र में सीएम फेस पर अब भी सस्पेंस है। इस बीच अपने गांव में एक एकांतवास पर गए एकनाथ शिंदे जब सामने आए, तब भी पूरी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई। हालांकि सियासी उठापटक पर सफाई जरूर दी। इतना ही नहीं, शिंदे की चुप्पी पर जब सवालों की बौछार हुई तो उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और ये भी बताया कि उनकी तबीयत पहले से ठीक है। अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। सरकार गठन के वक्त गांव में आराम करने गए शिंदे ने भले ही सीएम फेस पर अपनी इच्छा खुलकर न बताई हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, पीएम मोदी और अमित शाह ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का फैसला लेंगे। जनता की आवाज वाली सरकार है, जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोग? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अड़चन अब भी है, क्योंकि पहले बीजेपी की तरफ से बिना मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर हुए शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल हो गई। उसके तुरंत बाद सहयोगी दल एनसीपी अजित गुट ने भी इस पर हामी भर दी। अजित पवार ने कहा, राज्य में बीजेपी से एक मुख्यमंत्री और अन्य 2 दलों से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। संभावित रूप से शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। हमने एक मजबूत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। अजित पवार का बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और ठीक इन सियासी हलचल के बीच एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के फाइनल फैसले की बात कही। ऐसे में महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर अब भी क्लियर नहीं हो पाई है। दिल्ली विधानसभा के लिए अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राजधानी का सियासी माहौल चुनावमय हो गया है। पहले कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी राय साफ कर दी। और आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में गठबंधन के सवाल पर केजरीवाल ने भी बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। तो विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस बयान पर तंज किया और कहा कि दोनों का गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन था।
गठबंधन का ठगबंधन था। दोनों भ्रष्ट पार्टियां थी, एक दूसरे के कंधे पे चल के घूम रही थी। कुछ दिन पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी ऐलान किया था कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान INDIA गठबंधन के तहत कई विपक्षी पार्टियां एक छत के नीचे आई तो थीं, लेकिन कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में भी थे। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तमाम कवायद के बाद भी एक साथ नहीं आ पाए थे। दिल्ली में क्राइम अब चुनावी मुद्दा बन गया है। अरविंद केजरीवाल बढ़ते अपराध को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। तो केजरीवाल ने अपने ऊपर पानी उछालने की घटना के बाद केंद्र पर खासकर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला और तेज कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। साथ ही आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी को भी साजिश बताया। कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक MLA को गिरफ्तार कर लिया गया। उस MLA का कसूर ये था कि वो MLA भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी केजरीवाल के आरोपों पर करारा जवाब दिया। जो जनता पीने के लिए मजबूर है अरविंद केजरीवाल, तो वो तुम्हारे दामन पे छलकता है तो तुम्हें एसिड दिखाई देता है, हमला दिखाई देता है। वारी आम आदमी पार्टी और वारे आम आदमी। 100 रुपए की चप्पल और 2 रुपए का पेन डालने वाले अरविंद केजरीवाल, अब तुम्हें पानी से डर लगता है। दिल्ली में केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने कमल प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 8 दिसंबर से होगी और सभी 70 विधानसभा को कवर किया जाएगा। इस परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाएगी और जनता के बीच मौजूदा सरकार के नेताओं पर लग रहे गंभीर आरोप और जेल यात्रा को भी उछालने की कोशिश करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी 8 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। 8 दिसंबर से हर दिन दिल्ली की एक विधानसभा में ये यात्रा जाएगी, जो 7 लोकसभा सीटों पर एक साथ शुरू होगी। इस 70 विधानसभाओं में ये यात्रा होगी और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हम इसको प्रारंभ करेंगे। ये परिवर्तन यात्रा जनता की यात्रा है। दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार से सब परिवर्तन चाहते हैं और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बने, उसके लिए ये यात्रा निकलेगी। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जेपी नड्डा और अमित शाह इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद जिला स्तर से बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर छोटी छोटी बैठकें आयोजित करनी होंगी। इन बैठकों के माध्यम से केंद्र सरकार के काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले लोकसभा चुनाव और फिर यूपी उपचुनाव में खराब प्रदर्शन से मायावती टेंशन में आ चुकी हैं। अब 2027 के लिए बीएसपी 2007 वाला फॉर्मूला अपनाने जा रही है। इस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत बीएसपी एक बार फिर न सिर्फ दलित को साधने की कोशिश करेगी, बल्कि कोऑर्डिनेटरों की टीम में मुस्लिमों और ब्राह्मणों को जगह देकर उन्हें अपनी बिरादरी के लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव के नतीजों के बाद बसपा प्रमुख मायावती आज एक बड़ी अहम बैठक कर रही हैं। बसपा प्रमुख उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लखनऊ के बसपा कार्यालय पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर कोऑर्डिनेटर तक मौजूद हैं। मायावती चाहती हैं कि दलितों को साथ रखने के साथ ही मुस्लिमों और ब्राह्मणों को भी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इसके बिना बीएसपी का भला होने वाला नहीं है। ऐसे में मंडल और जिलों में प्रभारियों की टीम तैयार हो चुकी है। हर जिले में 4 वरिष्ठ नेता जिला प्रभारी बने। जातिवाद को लेकर जागरूक करने का प्लान तैयार हुआ है। ये चुनावी एक्सरसाइज मायावती के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बैक टू बैक बीएसपी का परफॉर्मेंस फीका दिख रहा है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, तो बीते 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत तेजी से नीचे पहुंच गया। 2024 में बीएसपी 0 पर सिमट गई, वोट प्रतिशत 9.27 रहा। 2019 में बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी और वोट प्रतिशत 19.43 रहा, जबकि 2014 में भी बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वोट प्रतिशत 19.77 रहा था। इस समीक्षा बैठक में मायावती ने पार्टी नेताओं से वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट पर भी सवाल पूछे। साथ ही उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने की बात कही जो मायावती सरकार की यूएसपी रही थी। साथ ही बीएसपी की डूबती नाव को पार लगाने के लिए अब ब्राह्मणों और मुस्लिमों का सहारा लिया जा रहा है।
यूपी सरकार में मंत्री और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब बिहार की तरफ रुख कर चुके हैं। दावा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जिसके लिए ओम प्रकाश राजभर अभी से ग्राउंड तैयार करने में जुट चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है, राजभर मतदाताओं को साधने के लिए यूपी से निकलकर वो बिहार की सियासत में एंट्री करने वाले हैं, जिससे दलित और पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी हो सके। मन बनाए हुए हैं यहाँ कि 156 सीटें विधानसभा में हैं, जहाँ अकेले का वोट 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 एक विधानसभा में वोट है, गिनती नहीं है। जातिवार जनगणना हुई तो उसमें भी इनका गिनती नहीं आई। वैसे तो ओपी राजभर यूपी में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर वो जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनी तो, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार से 25 सीटों की डिमांड की है। 25 सीटें नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी, ऐसे में 156 सीटों पर चुनाव लड़ने का वो दावा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने भले ही सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन यूपी एनडीए में शामिल एसपी-एसपी ने उनकी टेंशन बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अब वो उन 156 सीटों पर ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जहां उनकी बिरादरी का प्रभाव है। सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार वायनाड पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां एक बड़ी रैली की और वायनाड की जनता का आभार जताया। प्रियंका गांधी की इस रैली में हजारों की भीड़ थी, जिसका बारी बारी से वो अभिवादन करती नजर आई। कांग्रेस सांसद ने जनता का अभिवादन किया और प्यार समर्थन के लिए धन्यवाद किया। वायनाड में मिली इस जीत से प्रियंका गांधी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि 52 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में एंट्री और वायनाड में रिकॉर्ड बहुमत से जीत किसी चमत्कार से कम नहीं। इसी लिहाज से वो जनता का धन्यवाद करने दिल्ली से 2 दिन के दौरे पर वायनाड पहुंची। First of all, I want to thank you from the deepest place in my heart for your love, for your support, and for making me your member of parliament today. Welcome to all my colleagues from the UDF who are standing here, all of whom who worked very hard for this election, and many of the UDF workers who are amongst you, to whom I owe this victory. वहीं सांसद बनने के बाद पहली बार वायनाड की जनता के बीच पहुंची प्रियंका गांधी ने उनकी पूरी मदद का भरोसा दिया। उन्होंने दावा किया, जिस तरह राहुल गांधी के सांसद रहते वायनाड का विकास हुआ, उसे और आगे ले जाना है। साल 2024 का आखिरी महीना दिसंबर आज से शुरू हो गया है, लेकिन दिसंबर में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं जो हर घर और हर जेब पर असर डालेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं सरकार ऐसे कौन से बदलाव करने जा रही है जिसका सीधा संबंध आपसे है। तो दिसंबर 2024 यानी कि 1 तारीख से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16.50 रुपए तक महंगा हो गया है। अब दिल्ली में ये 1,818 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इसी महीने फ्री आधार अपडेट की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। अब 14 दिसंबर 2024 तक ही आप अपना आधार फ्री में अपडेट कर सकते हैं। TRAI आज से मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू कर रही है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियां संदिग्ध नंबरों की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लॉक करेंगी, जिससे यूजर्स तक स्पैम मैसेज नहीं पहुंचेगा। EPFO के सदस्य अब ऑटोमेटेड चैनल से 1 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। पहले ये राशि 50,000 रुपए थी। पैसे शादी, पढ़ाई और घर बनाने के लिए निकाल सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव किया है। 1 दिसंबर 2024 से अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से जुड़े लेन देन के लिए SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। आज से जेट फ्यूल भी 1274 रुपए तक महंगा हो रहा है, जिससे अब हवाई सफर महंगा हो सकता है। तो 1 दिसंबर से मालदीव्स में जाना भी महंगा हो रहा है। यहाँ टूरिस्ट के लिए डिपार्चर फीस में बढ़ोतरी हो रही है और ये बड़े बदलाव इसी महीने से लागू हो जाएंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है संभल से जुड़ी। संभल हिंसा के बाद ग्रेटर नोएडा में अलर्ट जारी किया गया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस ने यहाँ जायजा भी लिया है। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस का फ्लैग मार्च, ये तस्वीरें देखिए, भारी पुलिस बल की तैनाती ग्रेटर नोएडा में।
पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा यहाँ भी नजर आ रहा है। साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ। संभल हिंसा के बाद ग्रेटर नोएडा में भी अलर्ट है और ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात राजस्थान के बाड़मेर की, जहां के एक निजी स्कूल पर बच्चों के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगा। दरअसल वार्षिक उत्सव के लिए कार्ड बांटने में बच्चों के साथ भेदभाव करने का यहां पर आरोप लग रहा है, जिसके बाद बच्चों के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने आरोप लगाया कि एनुअल फंक्शन के कार्ड बांटने में स्कूल ने भेदभाव किया है। 3 दिन पहले एनुअल फंक्शन के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बच्चों के क्लास में जाकर उनकी क्लास टीचर ये कहते हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर्स हैं, वो लोग आइए आगे और हमसे वीआईपी कार्ड लेके जाइए, और बाकी जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं वो उनको नॉर्मल कार्ड जाएगा। तो आप बच्चों के माइंड में इतनी ह्यूमिलिटी भर रहे हैं। दरअसल कार्यक्रम के वीआईपी एंट्री कार्ड विद्यालय प्रशासन पर उन्हीं बच्चों को देने के आरोप लग रहे हैं जिनके परिजन बड़े अधिकारी, नेता या कारोबारी हैं। हालांकि विवाद के बाद से विद्यालय प्रशासन खुद सामने नहीं आया और आरोपों पर कोई जवाब भी नहीं दिया। राजस्थान के उदयपुर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसके पास से भारी मात्रा में पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस की गिरफ्त में ये वही अपराधी हैं जो शहर में हथियारों की सप्लाई करते थे। उदयपुर में इन दिनों जितने भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसमें भी इसी गिरोह की भूमिका तलाशी जा रही है। गैंग में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 9 पिस्टल, 13 कारतूस मिले हैं। ये हथियार शहर में बेचे जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले पुलिस और एटीएस ने बदमाशों को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधी का नाम एजाज है, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने ये पिस्टल रतलाम के तौसीफ से खरीदी थी, जिसके बाद पुलिस ने तौसीफ को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जो पिस्टल आरोपियों के पास से बरामद हुई वो उन लोगों को दी जाती है जिनके पास लाइसेंस होते हैं। ऐसे में संभावना है कि लाइसेंस की आड़ में कुछ लोग हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से इस मामले में पूछताछ कर रही है ताकि इनके रैकेट का खुलासा हो सके। बताया गया कि बरामद पिस्टल नए हैं और अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी है कि इन हथियारों की सप्लाई मध्य प्रदेश के रतलाम, जावरा और खरगोन से की जाती है और इसे उदयपुर में ज्यादा दाम पर बेचा जाता है, जिसका इस्तेमाल आपराधिक वारदात को अंजाम देने में भी किया जाता है। अब हम आपको एक हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं। दानापुर के नाइटोला में हुए पारस राय की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। नीली शर्ट वाला ये शख्स बेपरवाह होकर घर जा रहा है। इसके पीछे कुछ ही दूरी पर 3 बदमाश आते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, इन बदमाशों के हाथ में बंदूक भी है। फुटेज का दूसरा एंगल देखिए। नीली शर्ट वाला शख्स अपने घर में दाखिल हुआ, तभी पीछे से बदमाश भी बंदूक तानकर घर में घुसे। ये देखिए, शख्स घर में घुस ही रहा था कि पीछे से उसके सर पर फायर हुआ। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा, तभी बदमाश ने पास आकर एक और फायर कर दिया। वारदात को अंजाम देकर तीनों बदमाश घर से बाहर निकल गए और गली में अपनी बाइक सवार साथियों के साथ फरार हो जाते हैं। ये 6 अपराधी हत्या को अंजाम देने के लिए 2 मोटरसाइकिल पर आए थे। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो पारस राय के हत्याकांड का है। सीसीटीवी में अगर हम देखते हैं तो हमने उस दिन भी बताया था, उसमें 6 लोगों और आवेदन में हालांकि 4 लोगों का उन्होंने उल्लेख किया है। सीसीटीवी में हमें 6 लोगों की देखने की पुष्टि हुई है उसमें। अभी चूंकि मैंने बताया कि कांड अनुसंधान के अंतर्गत है, तो उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी देखे जा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। फिलहाल पारस राय हत्याकांड की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद है। इसमें 9 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के महाराजगंज में रिश्वतखोर लेखपाल कैमरे में कैद हो गया, जो बिना पैसे लिए काम नहीं करने की धमकी दे रहा है, जिसकी करतूत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। ये महाराजगंज का फरेंदा तहसील है, जहां बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता और पैसे मिलने के बाद सरकारी काम रॉकेट की स्पीड में हो जाता है। अपन लेवल जो सेवा पानी उधार बाढ़ी मांग के 3000 रुपये ला लीजिए, 100 रुपया कम। वायरल वीडियो में शख्स काफी मशक्कत से रुपए का इंतजाम करने की बात कह रहा है, जिसके बाद लेखपाल रुपए लेकर 2 दिन के बाद काम करने की बात कह रहा है। अरे ना नसरुद्दीन से पूछ ले, नसरुद्दीन नहीं निकल हो, ना नसरुद्दीन वायरल वीडियो करीब 1 मिनट का है, जिसमें लेखपाल अलमारी से फाइल निकालकर उनको प्रमाण पत्र के बारे में बताता है, लेकिन शख्स बार बार कहता है रुपया काफी मशक्कत से जमा किया, राशन बेचकर 3000 का इंतजाम किया, जिसमें 1 भी रुपया कम नहीं है। अपन लेवल जो सेवा पानी उधार बाढ़ी मांग के
3000 रुपये ला जिसमें 100 रुपया कम। काम करने के एवज में रिश्वत के पैसे को बिना वक्त गवाए लेखपाल अपने पास रख लेता है और जल्द काम करने का भरोसा देता है। अब इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के नीमच से ड्रग तस्करों की दबंगई का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहाँ भागने की कोशिश में ड्रग तस्करों ने नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की गाड़ी को ही टक्कर मार दी, जिसमें देख सकते हैं कि कैसे भाग रहा ड्रग तस्कर पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच में एनसीबी की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ ड्रग तस्कर पिकअप वैन से अवैध पदार्थ ले जा रहे हैं, जिसके बाद नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने नया गांव टोल प्लाजा पर घेराबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान टीम को एक संदिग्ध पिकअप वैन आती दिखाई दी, जिसको रोकने के लिए एनसीबी की टीम ने अपना वाहन टोल बैरियर के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन तस्करों ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और नारकोटिक्स ब्यूरो टीम की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। ड्रग तस्कर यहीं नहीं रुके, उन्होंने दोबारा पिकअप वैन को पीछे बैक किया और भागने की कोशिश में तेज गति से दोबारा नारकोटिक्स ब्यूरो टीम की गाड़ी को टक्कर मारी। इस दौरान उन्होंने पीछे से आ रहे नागरिक वाहन को भी टक्कर मार दी। इसके बाद ड्रग तस्कर गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने उन्हें दबोच लिया और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पिकअप वैन से 911 किलो नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की जांच अब तेज हो गई है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची और हिंसाग्रस्त इलाकों की खाक छानी। और न्यायिक आयोग की टीम संभल के उस इलाके में पहुंची जहां पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी। जांच टीम ने संभल के जामा मस्जिद के अंदर जाकर भी सबूत तलाशे। इसके अलावा इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाए जा सके, जिससे हिंसा की सही पिक्चर सामने आए। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे या जो स्थानीय लोग यहाँ जो दुकानदार हैं उन लोगों ने जो कैमरे लगाए थे उसमें जो फुटेज कैप्चर हुए हैं जिसमें दिख रहा है कि पथराव कौन कर रहा है, किस पर कर रहा है, ये महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को संभल जाने की जिद पर अड़ा था, लेकिन सुरक्षा वजहों से प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक दिया। लेकिन एसपी ने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया तो बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी का पुराना सगल है, पहले दंगे कराओ, पत्थर ठेला फेंकवाओ, फिर मुआवजा बांटो। मुआवजा बांटने बहराइच में नहीं गए, केवल वहीं उनको दिखाई देता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू हैं। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को इस जांच आयोग पर भरोसा ही नहीं है और मौजूदा जज के नेतृत्व में जांच आयोग की मांग उठा दी है। देखिए, सरकार की टीम पर हमें विश्वास नहीं है। ये मौजूदा जज के न्यायिक जांच हो, उसमें सीनियर जज के नेतृत्व में जांच हो तब तो ठीक है। ये सरकार तो बेईमान है। यूपी के संभल में एक तरफ जामा मस्जिद को लेकर विवाद है तो वहीं दूसरी ओर संभल के गुन्नौर में एक मस्जिद का मौलाना रेप के आरोपों से घिर गया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोप है कि मौलाना साजिद, जो दालान वाली मस्जिद में दीनी शिक्षा देता है, उसने बच्ची को बंधक बना लिया था और उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। परिजनों ने बच्ची को काफी तलाशा, लेकिन जब वो नहीं मिली तो पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को मस्जिद से बरामद किया। पुलिस ने जब उसको सर्च किया तो गांव के गुन्नौर के लोगों के साथ तो वो मस्जिद से बच्ची रिकवर हुई। बच्ची को उसके परिवारजनों को दे दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर पोक्सो एक्ट एवं अन्य रिलेवेंट सेक्शंस हैं, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और मौलाना साजिद एवं उनके जो भाई हैं जिन्होंने जो है इस तरह का संगीन कृत्य कारित किया है, उसके आधार पर उनको जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की। पीड़ित बच्ची के नहीं मिलने पर इलाके के लोगों ने मस्जिद को घेर लिया था। इतना ही नहीं, नाराज लोगों ने मौलाना और उसके भाई की पिटाई भी की थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने महापंचायत का आयोजन किया। रामलीला ग्राउंड में हो रहे इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। इस महापंचायत का आयोजन देवभूमि विचार मंच की ओर से किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता उत्तरकाशी के रामलीला मैदान पहुंचे। इस महापंचायत को प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ करने की इजाजत दी, साथ ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं इस महापंचायत में हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी शामिल होने के लिए पहुंचे। अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको कम
समटाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा। दरअसल हाल ही में हिंदू संगठनों ने रामलीला मैदान में मौजूद मस्जिद को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसमें प्रशासन ने मस्जिद नहीं होने का जिक्र किया था। तभी से हिंदू संगठन इस मस्जिद को अवैध बता रहे हैं और इसे हटाने को लेकर मोर्चा खोल दिया। लेकिन प्रशासन ने इस मामले में मस्जिद वाली जगह पर अतिक्रमण नहीं होने की भी बात कही थी, जिसे लेकर 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें हंगामा भी हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। डीजल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये टैंकर एक कंपनी के गेट पर खड़ा था, तभी इसमें आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया और देखते ही देखते आग ने कुछ ही देर में टैंकर को राख कर दिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि टैंकर में ब्लास्ट नहीं हुआ था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहली नजर में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आसपास के क्षेत्र को खाली करा लिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। इस बीच मुट्ठी भर कट्टरपंथियों ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें असम और दिल्ली पर कब्जे की धमकी दी जा रही है। और बांग्लादेश की सड़कों पर मौलानाओं की मजलिस इस्कॉन मंदिर के विरोध में बुलाई गई। कुछ मौलाना मुस्लिम जमात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान की राजधानी पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं। अब बांग्लादेशी कट्टरपंथी खुलेआम गीदड़ भभकी देने लगे। पहले वहां के हिंदुओं पर जुल्म, फिर हिंदुओं के मंदिर पर हमला और अब हिंदुस्तान की राजधानी के नाम धमकी भरा पैगाम। यूनुस सरकार के लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये जिहादी यहीं नहीं रुके। ये धमकी इस बात की तस्दीक के लिए काफी है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी अब खुले तौर पर हिंदुओं और इस्कॉन समर्थकों को धमकी दे रहे हैं और इन जिहादियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि दिल्ली पर नापाक नजर डालने लगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश और दुनिया भर में विरोध हो रहा है। अमेरिका से लेकर यूपी के बरेली तक लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए, जिनके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर थे। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंसाफ की मांग उठाई गई। इतना ही नहीं, आखिर में प्रदर्शनकारियों ने टाइम्स स्क्वायर पर जय श्री राम के भी नारे लगाए। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बरेली में भी बांग्लादेश के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। हिंदू महासभा के समर्थकों ने बांग्लादेश का झंडा जलाए और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ बांग्लादेश के झंडे को सड़क पर बिछाकर उसे रौंदकर अपना आक्रोश जताया। हिंदू महासभा ने बरेली के कई मंदिरों के मुख्य द्वार पर बांग्लादेश के झंडे को सड़क पर बिछा दिया, जिसे मंदिर आने वाले भक्त रौंदते हुए गुजरते हैं, जो प्रतीकात्मक तौर पर बांग्लादेश में तोड़े जा रहे मंदिरों के खिलाफ विरोध की आवाज है। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले को लेकर राजधानी जयपुर के चौमू शहर में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। बड़ी संख्या में साधु संत इस रैली में इकट्ठा हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। साथ प्रशासन के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक स्कूल से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई बच्चों ने एक के बाद एक बेहोश होना शुरू किया और स्कूल के कुछ बच्चे अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। कोई अपनी गर्दन दबा रहा था तो कोई डर से चीख रहा था। इस घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बच्चों के घर वाले भी स्कूल में इकट्ठा हो गए। लेकिन इस घटना के बारे में पीड़ित बच्चों ने जो बताया वो और भी हैरान कर देने वाला था। जैसे होश आया वो कह रहा मुझे एक इंसान दिखा, लंबे लंबे नाखून थे, पैरों के और बाल के, दांतें बहुत बड़ी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी स्कूल पहुंची। पीड़ित बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया और उनसे पूरी घटना के बारे में बात की गई। हालांकि डॉक्टर इसे एक बीमारी के तौर पर देख रहे हैं और बच्चों को जांच के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसलिए उन बच्चों को हमने हायर सेंटर में रेफर कर दिया है। अगर कोई इस तरह का इंटरवेंशन निकलेगा तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चल पाएगा। ये पूरा मामला बरेली के नवाबगंज इलाके के जूनियर हाई स्कूल का है, लेकिन अब इस अजीबोगरीब घटना को लेकर गाँव और आसपास के इलाकों में चर्चा गर्म है। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार खुल गए हैं और पहले दिन ही 11 करोड़ की चढ़ावा राशि मिली है। मंदिर में भक्तों ने दिल खोल कर दान दिया है। नोट इतने हैं कि गिनने वाले कम पड़ गए। नोटों से भरा ये दरबार और नोटों की गिनती करते सेवक, ये भगवान सांवलिया सेठ का खजाना है, जिसे गिनने के लिए सेवकों की भीड़ लगी है। नोट इतने हैं कि गिनने वाले कम पड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ की दान राशि का भंडार 2 महीने बाद खोला गया और पहले दिन के भंडार राशि में 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गिनती हुई। इस बार भंडार से रिकॉर्ड राशि निकलने की संभावना है, क्योंकि इस बार दिवाली पर भी भंडार नहीं खोला गया था। पहले चरण की गिनती में रिकॉर्ड तोड़ 11 करोड़ 34 लाख 75 हजार रुपए के नोट गिने गए।
अब तक की भंडार से निकली राशि में पहले चरण में सबसे अधिक राशि की गिनती इस बार की गई है। ठाकुर जी का भंडार खोलने के बाद मंदिर चढ़ावे की राशि सार्वजनिक की गई। दीपावली पर्व के दौरान यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे, जिसके चलते यहां चढ़ावे से दान पात्र भी भर गया और अतिरिक्त भंडार भी लगाने पड़े। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पुराना रिकॉर्ड भी टूट सकता है। अब हम आपको एक बंदर और थानेदार की दोस्ती का वीडियो दिखाते हैं। जन सुनवाई के दौरान थानेदार साहब के साथ एक बंदर भी पहुंच गया। ये देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। ये देखिए, थानेदार साहब की कुर्सी के ऊपर बंदर बैठा है और सिर्फ बैठा ही नहीं है, वो थानेदार साहब की बातें भी मान रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो आप भी सुन लीजिए। कितनी पहचान होगी साहब से? देखो थोड़ा बता देगा मुझे। अब खाम मत भाई, अरे खाम मत, अब दे दो मुझे ला। वीडियो कानपुर देहात के राजपुर थाने का है। थाना प्रभारी दिनेश गौतम जन सुनवाई के लिए पहुंचे थे तो उनके साथ उनका दोस्त बंदर भी आ गया। थाना प्रभारी और बंदर की दोस्ती देखकर लोग भी हैरान थे। जन सुनवाई के दौरान बंदर भी थाना प्रभारी के साथ कुर्सी पर बैठा। अब ये वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। महज 10 रुपए के लिए एक दुकानदार ने पुलिस बुला ली। खाकी वर्दी में पुलिस के जवान 112 की पीआरवी गाड़ी, ये सारा लाव लश्कर यहाँ इसलिए आया है क्योंकि मामला 10 रुपए का है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पुलिस यहाँ 10 रुपए का मामला निपटाने आई है। चौंकिए मत, हम आपको पूरा मामला सुनवाते हैं। कॉल किसने की थी? तुमने की कॉल? क्या नाम तुम्हारा? क्या लफड़ा तुम्हारा दोनों का? ये सर हमारी दुकान पर 10 रुपए की पुड़िया खा कर आए थे। अच्छा, 10 रुपए की पुड़िया इन्होंने खा ली। कब खाई थी? 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में तुम्हारे इसने 10 रुपए नहीं दिए? नहीं दिए थे। तो इसीलिए 100 नंबर को फोन करा तुमने। सुना आपने, 1.5 साल से इस शख्स ने दुकानदार जितेंद्र को बकाया 10 रुपए नहीं लौटाए तो इसने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुला ली। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही जितेंद्र को शख्स ने बकाया 10 रुपए लौटा दिए। ये हैरान करने वाला मामला सांडी थाना क्षेत्र के बरंडारी गांव का है। 1.5 साल पहले संजय ने जितेंद्र की दुकान से 10 रुपए की पान मसाला पुड़िया उधार खरीदी थी, लेकिन पैसे न लौटाने से दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद जितेंद्र ने पुलिस बुला ली। पुडुचेरी और तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान फेंगल ने तबाही मचा रखी है। सबसे पहले तटीय इलाकों में तूफान ने दस्तक दी। मौसम विभाग ने इसे बेहद गंभीर चक्रवात की श्रेणी में रखा है। तूफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। ये देखिए, चक्रवाती तूफान फेंगल की वजह से पुडुचेरी में भीषण बारिश हुई है, जिसके बाद भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम तेजी से बढ़ रहा है। आर्मी और एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। नाव की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए, बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि शहर में घुटने तक पानी भरा है। आलम यह है कि शहर का शहर बाढ़ के पानी में डूबा डूबा नजर आ रहा है। जगह जगह बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से लिया गया ये वीडियो भी देख लीजिए। शहर में जहां तक नजर जाती है बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। सड़कें, गलियां सब बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। गलियों में खड़ी गाड़ियां बाढ़ के पानी में डुबकी लगा रही हैं। हालात इतने नाजुक हैं कि मानो बाढ़ का आपातकाल लग गया है। चक्रवाती तूफान फेंगल ने सबसे पहले पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में ही दस्तक दी। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तटीय जिलों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर खास सतर्कता बढ़ती जा रही है। तूफान की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिरने, बिजली कटने की खबरें हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फेंगल तूफान का असर अगले 24 घंटे तक रहेगा। फेंगल तूफान की वजह से हालात बेहद नाजुक हैं। फेंगल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चेन्नई में एक विमान को तूफान ने उतरने नहीं दिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग के दौरान क्रैश होने से बची। ये देखिए, आसमान में बादलों का डेरा है। मौसम बेहद खराब है और इसी बीच इंडिगो की फ्लाइट लैंडिंग की तैयारी में है। फ्लाइट सामने दिख रहे रनवे पर लैंडिंग की कोशिश करती है, लेकिन टच डाउन से पहले ही फ्लाइट लहराने लगी। ये देखिए, फ्लाइट ने रनवे को टच करने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं के कारण हिचकोले खाने लगी। एक पल को तो ऐसा लगा कि मानो विमान क्रैश हो जाएगा, लेकिन गनीमत रही कि पायलट ने विमान को कंट्रोल कर लिया और दोबारा हवा में फ्लाइट उड़ गई। पायलट की सूझबूझ और तुरंत फैसला लेने की ताकत ने सभी यात्रियों और क्रू के सदस्यों की जान बचा ली। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट ने चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की थी। तेज हवाओं की वजह से विमान अचानक डगमगाने लगा। फ्लाइट के लड़खड़ाने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त फ्लाइट में 180 से ज्यादा यात्री सवार थे। पायलट की सूझबूझ से विमान हादसा टला।
सभी यात्रियों ने पायलट की तारीफ की है। एयरलाइन ने भी अपने पायलट की सूझबूझ की तारीफ की। इधर चेन्नई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि मौसम की खराबी की वजह से ऐसी स्थिति बनी। अब आपको इंडियन नेवी का पराक्रम दिखाते हैं, कैसे जल से नभ तक हिंदुस्तान के रणबांकुरे अपनी ट्रेनिंग का लोहा मनवा रहे हैं और रिहर्सल में जुटे हैं। ओडिशा की पुरी में नौसैनिकों का युद्धाभ्यास और आग उगलते ये हेलीकॉप्टर दुश्मनों की गर्मी शांत करने के लिए काफी हैं। फाइटर हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर मंडरा रहे हैं और नौसैनिक रस्सी के सहारे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। समुद्र किनारे युद्धक टैंक की रफ्तार बता रही है नौसैनिकों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक ये युद्धाभ्यास दुश्मनों को परेशान करने के लिए काफी है। 4 दिसंबर को होने वाले भव्य नौसेना दिवस समारोह को खास बनाने के लिए मार्कोस कमांडो और पैराशूट टीम और नौसेना बैंड को अभी से ट्रेनिंग दी जा रही है। फाइटर शिप पर चाहे सेना का परेड हो या मार्शल मार्च, हिंदुस्तान की ताकत को बयां करने के लिए काफी है। नौसेना दिवस समारोह के मौके पर 25 युद्धपोत, 40 विमान और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके साथ ही एक शानदार लेजर शो भी दिखाया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। रीवा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मामला लूट से जुड़ा है और लुटेरे ने लूट का तरीका जो अपनाया वो लोगों को सावधान करने वाला है। चंद सेकंड का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज रीवा के नियम चौराहे का है, जहां लूटपाट की एक बड़ी वारदात टल गई। शातिर बदमाश ने सर्राफा कारोबारी की आंखों में मिर्ची डाल दी। गनीमत की बात रही, सर्राफा कारोबारी की आंखों में मिर्ची नहीं गई। सीसीटीवी फुटेज में देखिए, दुकान में दाखिल होते ही बदमाश कारोबारी से बातचीत शुरू करता है। अगले ही पल बैग से मिर्ची का पैकेट निकालकर सर्राफा कारोबारी के ऊपर फेंक देता है। अच्छी बात रही, कारोबारी की आंखों में मिर्ची नहीं पड़ी। मिर्ची फेंकने के बाद बदमाश दुकान से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच दुकानदार की शोर सुनते ही मौके पर लोग पहुंच गए। लोगों ने बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया। बदमाश की लोगों ने जमकर पिटाई की। शातिर बदमाश ने चेहरा छिपाने के लिए हेलमेट भी लगा रखा था। फिलहाल बदमाश को पुलिस टीम के हवाले कर दिया गया है। पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। घाटी में दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम हो गया है। पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में पर्यटक सर्दियों के मौसम की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। वहीं बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। जहां भी नजर गई वहां बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। पेड़, पहाड़, मकान, सड़कें, गाड़ियां सबके सब बर्फ से ढके नजर आए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो किसी ने पूरे इलाके को सफेद रंग से रंग दिया हो। बताया गया कि कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग घाटी में 4 से 5 इंच तक बर्फ गिरी, जिसके बाद तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक लुढ़क गया। पहलगाम में भी बर्फ गिरने की वजह से तापमान काफी कम हो गया, जिससे वहां ठंड बढ़ गई और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इस ताजा बर्फबारी के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ों में अब आने वाले दिनों में बर्फबारी और तेज होगी। जन्नत की इन वादियों की खूबसूरती ऐसी है कि जिसे आंखें बस टकटकी लगाकर देखती ही रहती हैं, या यूं कहें कि नजर इन नजारों को छोड़कर कुछ और देखना ही नहीं चाहती हूँ। वहीं गुलमर्ग में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बर्फबारी में ये कार बर्फ से ढक गई। सोनमर्ग, करगिल के बीच सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। यात्रियों को मौसम में सुधार होने और सड़क साफ होने तक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।